हेलो ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इस नए सेशन में, जहां पर हम 2018 से लेकर 2020 के जो मेंस के पीवाईक्यूज हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। दोस्तों, आई होप आप लोग इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और हम अभी तक जीएस 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर करवा चुके हैं और अब हम जीएस 2 के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंडियन पॉलिटी पार्ट 2। मैंने आपको इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 में 2018 के और 2019 के आधे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे और अब हम 2019 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और जो 2020 के पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जल्दी से इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, 2019 में क्वेश्चन आया था कि एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेंटर स्टेट रिलेशन की जो प्रॉब्लम है इंडिया में उसको एनालाइज करो। अब दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने बताना है कि देखो, इंडिया में सेंटर स्टेट रिलेशंस की जो प्रॉब्लम है वो 1970 के बाद हमें काफी देखने को मिलती है। बहुत सारे कमीशंस बने और बहुत सारी कमेटीज बनी जिन्होंने रिकमेंडेशन दी, लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशन क्योंकि एक डायनेमिक इशू है, ये हमें बार बार इवॉल्व होता हुआ दिखता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर ना आपको बहुत कम शब्द मिले, 60 शब्द मिले केवल और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि देखो, सेंटर को हमने बहुत सारी पावर दी है और सेंटर को जो पूरा हमारा नेशन का फ्रेमवर्क है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेट को भी बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई है और जब वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को दोनों निभाते हैं तो उनके बीच में कंफ्लिक्ट नेचुरली अराइज होता है। अब एक कंफ्लिक्ट जो अराइज होता है वो डिफरेंट तरीकों की वजह से हो सकता है। जैसे एक सबसे बड़ा कारण जो हमें देखने को मिलता है वो है ऑफिस ऑफ गवर्नर। यार, गवर्नर को ना सेंटर स्टेट रिलेशन में एक बहुत बड़ा मोहरा इसलिए माना गया क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो किसका हेड है? स्टेट का हेड। तो इसमें ये माना जाता है कि वो स्टेट का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है, बट एट द सेम टाइम ही इज एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ द सेंटर। तो ये बहुत बड़ा इशू आता है। देन इंपोजिशन ऑफ प्रेजेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ के स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए या फिर टारगेट करने के लिए वहां पर प्रेजेंट रूल इंपोज कर देती है, कोई वैलिड ग्राउंड नहीं होता। देन डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंशियल मैटर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये माना जाता है कि कहीं अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखें तो कहीं ना कहीं वो फेवर करती है सेंटर को और स्टेट काफी डिपेंडेंट हो जाता है सेंटर पे अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। तो ये भी एक फ्रिक्शन का ग्राउंड बनता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। देन डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, सीएपीएफ हो गया, इनकी जब डिप्लॉयमेंट होती है स्टेट में तो विदाउट कई बार स्टेट परमिशन हो जाती है जो कि फ्रिक्शन का कारण बनता है। देन इशू ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहां पर स्टेट से बिना पूछे सेंटर कुछ स्कीम्स लॉन्च कर देता है और वहां पर स्टेट को भी कुछ फंडिंग देनी पड़ती है। तो अगेन स्टेट कहता है कि भाई, हमारे ऊपर आप स्कीम तो थोप रहे हो लेकिन एक बार हमसे सलाह तो ले लो। देन ऑटोनॉमी, बहुत सारे स्टेट्स ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं डिफरेंट मैटर्स में। ठीक है, वो चाहते हैं कि कुछ और सब्जेक्ट उनको दिए जाए जहां पर सेंटर इंक्रोच ना करे। तो दीज आर द इश्यूज विच आर प्लेइंग मेजर रोल इन सेंटर स्टेट रिलेशन, जो आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जामिन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज एंजॉयड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर एग्जामिन करना, एग्जामिन का मतलब क्या है कि आपको डिटेल में जाना है। किसको? आपने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को एग्जामिन करना है। तो ये आपके कीवर्ड हो गए। ठीक है, आपने सबसे पहले कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिया। अब दोस्तों, यहां पर इस क्वेश्चन की शुरुआत क्या होगी? आप सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन कर दो। देखिए, जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि जुडिशरी को कुछ पावर्स देता है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की और लेजिस्लेटिव एक्शंस की उनको चेक कर सके। मतलब अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है या फिर एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर रिलीज किया है, क्या वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल हैं? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्शन के हिसाब से हैं? कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं करती हैं? ये चेक करने का काम किसका है? जुडिशरी का। तो बेसिकली इट इज द पावर ऑफ रिव्यू दैट इज मेड बाय द जुडिशरी फॉर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस। और इसका मेन फायदा क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। अब देखिए, जुडिशियल रिव्यू एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 32 में। तो इस जगह पे हमें देखने को मिलता है कि जुडिशियल रिव्यू कहीं ना कहीं हिडन तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जुडिशरी को दिया है। अब यहां पर सबसे मेजर फंक्शन क्या है कि लेजिटिमाइजिंग गवर्नमेंट एक्शन, कि जो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है वो लेजिटिमेट है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी पावर को एक्स्ट्रा यूज कर रही है, लिमिट से बाहर जाके यूज कर रही है, लोगों पे आर्बिट्री पावर थोप रही है। तो ये चेक करने का हमें जुडिशियल रिव्यू का। और दूसरी बात कि जो काम हमारे देश में हो रहा है वो एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करने का काम भी किसका है? जुडिशरी का। ठीक है, अब अगेन मैंने आपको बताया कि कोई डायरेक्ट एंड एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कि अगर जुडिशरी को लगता है कि कोई राइट्स को वायलेट कर रहा है, कोई लॉ राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो जुडिशरी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा का इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करता है।
पॉसिबल मिसयूज ऑफ पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है, राइट्स ऑफ पीपल को प्रोटेक्ट करता है, फेडरल बैलेंस मेंटेन करके रखता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर कोई लॉ सेंटर बनाता है और वहां पर स्टेट की पावर वो अपने ऊपर खींचने की कोशिश करता है, अपने पास लेने की कोशिश करता है, तो इस केस में जुडिशरी उस लॉ को स्ट्रक डाउन कर सकती है, क्योंकि फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है। और अगर उसको सेंटर इंक्रोच करेगा तो जुडिशियल रिव्यू उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो ये आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन के कंटेंट में ज्यादा इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर कि मुझे लगेगा कि आप लोगों को एक्स्ट्रा बताना है या आपको कंटेंट समझ नहीं आने वाला है, वहां पर मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जो थर्ड क्वेश्चन है, अगेन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको हर बार पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। दिस टॉपिक इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में भी क्वेश्चन आता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी, रूरल एरिया में भी जो है वो क्वेश्चन आता है। तो आपको ये टॉपिक तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है कि म्युनिसिपल गवर्नेंस इन इंडिया इज फेसिंग सीरियस चैलेंजेस पोस्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एग्जामिन। आपको बताना है कि जो म्युनिसिपल गवर्नेंस है इन इंडिया, ये बहुत सारे सीरियस चैलेंज फेस करती है। तो वो फेसेस जो चैलेंज ये फेस कर रही है वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो बेसिकली आपको बताना है कि 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमारी जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। अब क्योंकि भारत में अर्बनाइजेशन काफी जोरों शोरों से आगे बढ़ रही है, तो इंडियन सिटीज एक्सपेंड कर रही हैं। अब जो एक्सपेंड करेंगी तो उनको मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी बढ़ेगी। वाटर सप्लाई हो गया, सीवरेज हो गया, रोड मेंटेनेंस हो गया, बहुत सारे ऐसे काम है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो इस केस में अर्बन लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इनके लिए हमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं जो इनकी फंक्शनिंग को हैम्पर करते हैं, इनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने में काफी एक रेस्ट्रिक्शन लेकर आते हैं। तो सबसे बड़ा इशू जो हमें देखने को मिलता है वो है फाइनेंशियल कंडीशन। सबसे मेजर प्रॉब्लम है अर्बन लोकल बॉडीज की, उनके पास एक्यूट स्कैर्सिटी ऑफ फाइनेंस है, पैसा ही नहीं है भाई। काम कैसे करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएंगे। तो अगर मैं एक बात करूं सिटी म्युनिसिपैलिटीज की, तो दे डू नॉट कलेक्ट इनफ टैक्सेस। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि म्युनिसिपैलिटीज डू नॉट रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। तो बहुत कम ऐसे टैक्सेस हैं जिनको ये अर्न कर सकती है, उसका पैसा अपने पास रख सकती है, प्रोसीड अपने पास रख सकती है, और इसे डिपेंडेंट रहना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट पे। तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे डिफरेंट जो वेलफेयर इनिशिएटिव है उनको आगे बढ़ाओगे। तो ये बहुत बड़ा इशू अर्बन लोकल बॉडीज का आता है। सेकंड इज एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल। दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया था कि आप अर्बन लोकल गवर्नमेंट को इन 18 मैटर्स पे पावर डिवॉल्व कर दो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इन 18 मैटर्स पे पावर डिवॉल्व नहीं करी, जो कि 12th शेड्यूल में मेंशन किए गए थे। और कहीं ना कहीं अभी भी स्टेट इनके एक्शंस को बाउंड करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, और इनका फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो पा रहा है। देन इरेगुलर इलेक्शन। तो ये हमने बोला था कि अर्बन लोकल बॉडीज में हमें रेगुलर तरीके से मेयर के इलेक्शन, ठीक है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके इलेक्शन, म्युनिसिपल काउंसिल अगर किसी सिटी में उसके इलेक्शन रेगुलर करवाने हैं। लेकिन बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जहां पर हमें इलेक्शन देखने को नहीं मिलते। एक बार इलेक्शन हो गया तो उसके बाद 10-10 साल तक इलेक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्शन रिग्ड हो रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमें बहुत नेगेटिव तरीके से देखने को मिलता है। तो ये इलेक्शन का जो पूरा फंडा था डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने का, वही हमें वेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। देन पुअर गवर्नेंस की सबसे बड़ी बात यह है कि म्युनिसिपल गवर्नेंस जो है वो फेल हो चुकी है। किस तरीके से फेल हो चुकी है कि यहाँ पर एक तो एक्सेसिव करप्शन है, आपस में अंदर फैक्शंस बनी हुई है, एक दूसरे के काम को वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई फुल पोटेंशियल रियलाइज ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। देन मैनेजमेंट कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, सिटीज ज्यादा जल्दी बढ़ रही है, और जो मैनेजमेंट का साइज है या फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी जो कैपेबिलिटी है वो उस रेट से एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये भी पूरे प्रोसेस को हैम्पर कर रहा है। देन एक और बड़ा चैलेंज आता है करप्शन। अगेन ये सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। अर्बन प्लानिंग। देखो, अर्बन प्लानिंग एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर अगर आप प्लान्ड वे में अर्बनाइजेशन करोगे तो उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। लेकिन सिटीज की जो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से हो रही है कि यहाँ पर बहुत सारी ग्रोथ हमें अनप्लान्ड देखने को मिलती है, तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जहां पर अर्बन लोकल बॉडीज अगेन बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करती हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कई बार परमिशन दे देती है और अर्बन लोकल बॉडीज को पता भी नहीं होता कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, और बाद में उसका इंप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, एक और जो पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इसको आप मेंशन कर सकते हो कि अर्बन लोकल बॉडीज को एक और चैलेंज जो देती है वो है पैरेलल बॉडीज। अगर मैं बात करूं स्मार्ट सिटी मिशन की, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपने एक स्मार्ट सिटी की एक स्पेशल बॉडी बना रखी है, स्पेशल व्हीकल बना रखा है। तो वो जब फंक्शन परफॉर्म करता है तो म्युनिसिपल गवर्नमेंट से कोऑपरेट नहीं करता है, वो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेता है। तो गवर्नमेंट म्युनिसिपल जो लोकल गवर्नमेंट है उसको पता ही नहीं होता कि भाई मेरे एरिया में ये सिटी व्हीकल क्या काम कर रहा है, स्पेशल सिटी व्हीकल क्या काम कर रहा है। तो जब इसे पता ही नहीं होगा तो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा, और उससे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की डिमार्केट नहीं होती है कि कौन सा काम ये स्पेशल व्हीकल करेगा और कौन सा काम ये म्युनिसिपल गवर्नमेंट करेगी। तो उस केस में भी जब बीच में ग्रे एरिया आता है तो वहां पर कोई काम होता ही नहीं है।
तो ये बहुत बड़ा इश्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आपने पूरे मेंशन करने हैं और अगेन एग्जांपल पक्का देने हैं। जहां पर भी आपको लगता है कि लेटेस्ट एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो वो आपने पक्का प्रेजेंट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, अगेन लोकल गवर्नमेंट का है कि डिस्कस द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो सर दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बताना है कि लोकल गवर्नमेंट की इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। पहली बात तो कि लोकल का पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ पर अगर एक आदमी 21 साल से ऊपर की एज का है तो वो पार्टिसिपेट करेगा, तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल अपहोल्ड करती है। एक और एसेंशियल फीचर क्या है कि दिस इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, मतलब उसका जो कंट्रोल है वो लोकल लेवल तक लेकर जा रहे हैं। हम उसको टॉप पे नहीं रख रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं टॉप पे, हम उसको बॉटम तक फ्लो करवा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी लोकल लोग हैं, जो ग्रासरूट लेवल पर लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन इलेक्शन में या फिर डिसीजन मेकिंग में या फिर डेमोक्रेसी में वो बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी देखते हैं। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम डेमोक्रेटिक जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वहां पर लोगों की पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहे हैं। अभी तक कहता है कि लोग जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लॉन्च कर देती थी उनको एंजॉय करने वाले बेनिफिशियरी थे, लेकिन अब वो खुद डिसीजन मेकर है, वो अपने लिए खुद जो पॉलिसीज वो डिजाइन कर सकते हैं। तो दिस इज डन बाय दी लोकल गवर्नमेंट। एक और बात कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एंड एससी एंड एसटी है वो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में हेल्प करती है। अगर हम अपने पंचायत की बात करें तो लगभग 1/3 जो रेशियो है वो वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है सीट्स का। तो यहाँ पर वुमेन की जो इंपावरमेंट है वो काफी ज्यादा हुई है ड्यू टू दी लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट की एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंक्लूसिव नेचर, जहां पर वो सभी वर्ग जो है हमारी सोसाइटी के उनको इंक्लूड करने की कोशिश करती है। तो ये पॉइंट्स आपने पक्का मेंशन करने हैं, लेकिन अगेन प्रायोरिटी सेट कर लेना क्योंकि बहुत सारे फीचर्स आपके पास होंगे। बट यहाँ पर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो वर्ड है वो बेसिकली इनका क्या एक बेनिफिट साइड वाला जो पॉइंट है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब ये क्वेश्चन है 400 शब्दों का, 20 मार्क्स का। एंड दोस्तों दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है कि हर बार 20 नंबर के क्वेश्चन में बन सकता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम ये आते हैं। देखिए, इंडिया को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में रेगुलर टाइम पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाने विद फ्री एंड फेयर क्रेडेंशियल काफी मुश्किल हो जाता है। और यहां पर इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा रोल आता है। इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश ये करता है कि भाई जो भी इलेक्शन हो वो विदाउट फेवर हो, विदाउट बायसनेस हो और क्लियर तरीके से लोग जो वोट देना चाहते हैं वो वोट दिए और जो गवर्नमेंट है वो पार्शियली इलेक्टेड होकर ना आए, इम्पार्शियल इलेक्टेड होकर आए। लेकिन दोस्तों इंडिया में हम फिर भी बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिस देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमें एक बहुत बड़ा धब्बा देखने को मिलता है हमारे इलेक्शन प्रोसेस पे। देन करप्शन हमें देखने को मिलती है, फंडिंग में काफी इशू देखने को मिलता है, पोल बूथ कैप्चरिंग हमें काफी देखने को मिलती है। इसके अलावा ईवीएम्स में हमें काफी इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग द इलेक्शन प्रोसेस। तो इसके लिए हमें बहुत सारे ऐसे और भी रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे जहां पर हम इलेक्शन प्रोसेस को और स्मूथ कर दें और इम्पार्शियल कर दें। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या रहेगी कि आप सबसे पहले बताओगे कि इलेक्शन प्रोसेस इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर कौन कौन से चैलेंजेस अभी भी हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 1990 के बाद बहुत प्रोएक्टिव तरीके से काफी रिफॉर्म्स ले चुका है, लेकिन उन रिफॉर्म्स को लेने के बाद भी कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं जिनके लिए और रिफॉर्म्स चाहिए। तो इस क्वेश्चन का फ्लो क्या होगा? आप पहले बताओगे इलेक्शन का क्या यूटिलिटी है इंडिया में, व्हाई इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन इंडिया। दूसरी बात फिर आप बताओगे कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी बहुत सारे रिफॉर्म्स ले चुका है, क्योंकि देखो काम तो वो कर रहा है। उसके बाद अभी भी कुछ इश्यूज हैं, वो इश्यूज आप मेंशन करोगे और फिर आप बताओगे कि अब और कौन कौन से रिफॉर्म्स चाहिए जो इन इश्यूज को डील कर सकते हैं। जैसे रिफॉर्म टू टैकल कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। अभी भी जब हम इलेक्शन की बात सुनते हैं या फिर इलेक्शन में नेताओं के भाषण सुनते हैं तो हमें कास्ट बेस्ड जो उनका भाषण है वो देखने को मिलता है, जहां पर वो जानबूझ के वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप को अपने फेवर में लेने की कोशिश करते हैं अपने भाषण के थ्रू। तो हमें इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को रोकना है। ये बहुत बड़ा धब्बा है हमारी पॉलिटिक्स पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें पहली बात तो अगर कोई कैंपेन कम्युनल लाइन पे या फिर कास्ट लाइन पे हो रही है तो उसको बैन कर देना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लेने चाहिए ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर आए कि अगर कोई भी नेता ऐसा कर रहा है, जितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ तुरंत एक्शन ले सके। देन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। दोस्तों अगर मैं अभी इलेक्शंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा इलेक्शन प्रोसेस है ये बड़ी पार्टीज को फेवर करता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फंड है। अभी हमने भले ही कैप कर दिया कि भाई स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में इतना पैसा खर्च होगा, लोकसभा के इलेक्शन में इतना पैसा खर्च होगा, लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत सारा एडिशनल पैसा देखने को मिलता है जो कि 70 लाख की जो लिमिट है या फिर 30 लाख की जो लिमिट है उसको इजीली डिफाई कर जाता है। अभी पैसा इन पार्टीज के पास आ कहां से रहा है?
तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो अगर हम स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन करेंगे तो सभी पार्टीज को स्टेट पैसा देगा इलेक्शन में खर्चा करने के लिए, और सभी पार्टीज फिर लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ जाएंगी। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, इंडिपेंडेंट मेंबर जो है, क्योंकि जो आदमी अच्छा है लेकिन पैसा नहीं है और इस वजह से अपनी प्रमोशन नहीं कर पा रहा है इलेक्शन में, तो उनको भी मौका मिलेगा इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। देन मनी पावर, अगेन ये दोनों ही पॉइंट सेम है कि जहां पर ये होता है कि जो आदमी रसूख वाला है, इसके पास पैसा बहुत है, उसके इलेक्शन में जीतने के चांसेस इंडिया में काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगेन हमें स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन करनी पड़ेगी। देन साइमल्टेनियस पोल भी एक जो लोग हैं कहते हैं कि ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि बहुत टाइम तक ये बेसिकली क्या है कि बहुत टाइम तक ये एरियाज में साइमल्टेनियस पोल में क्या होता है कि बहुत टाइम तक हमारे देश में क्या होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है कि अभी लोकसभा इलेक्शन है, फिर दूसरे इलेक्शन आ गए, फिर तीसरे इलेक्शन आ गए, तो इस वजह से डेवलपमेंट हैम्पर करती है। तो अगर हम साइमल्टेनियस पोल कराते हैं तो अगेन इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जो कॉस्ट है होल्डिंग इलेक्शंस की वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। देन सेंट्रल लेजिस्लेशन, देखिए यहाँ पर एक केस था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट को कि यू कैन फ्रेम अ लॉ टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड टेक कंसर्टेड एफर्ट टू क्लीन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। अगर हम बात करें हमारी पॉलिटिक्स की, तो हर बार अगर हम लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट देखें पिछले 5 टर्म से, तो नंबर ऑफ क्रिमिनल इन पार्लियामेंट बढ़ते जा रहे हैं, और लास्ट टाइम ये नंबर 43% था। तो ये रिड्यूस करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है पार्लियामेंट को कि आप एक लॉ फ्रेम करो, तो वो भी एक सोल्यूशन है। देन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यहां पर क्या है कि इन विच अ पर्सन विद द हाईएस्ट वोट इवन विद वन एक्स्ट्रा वोट इज डिक्लेयर्ड विनर। तो यहां पर हमें करना चाहिए कि हमें एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट दे देनी चाहिए कि यार अगर किसी कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर करना है तो ये मिनिमम जो नंबर है वोट का वो से लेकर आना पड़ेगा। अभी क्या है कि एक आदमी को वोट तो पड़ते हैं 27%, लेकिन फिर भी वो इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाता है, तो उसे मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, उसे दूसरे से सिर्फ नंबर दूसरे से ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल रहे हैं, लेकिन वो जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स है 50% से ज्यादा नहीं है, हाफ मार्क्स से ज्यादा नहीं है। तो दैट इज अगेन द इम्बैलेंस जो हमें देखने को मिलता है। देन लिमिट एंड पार्टी एक्सपेंडिचर, अगेन वही है। और दूसरी बात की वोटर के लेवल पर भी हमें अवेयरनेस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। हमें वोटर्स को बोलना पड़ेगा कि भाई आप इन्फॉर्म डिसीजन लो। और यहाँ पर अगेन बहुत सारे रिफॉर्म्स ये भी हैं कि हमने जो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस हैं उनका अखबार में रिकॉर्ड जो है पब्लिश करना शुरू कर दिया। हर एक नेता को अपना रिकॉर्ड पब्लिश करना है ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और फिर वो अपनी जो राइट ऑफ चॉइस है टू इलेक्ट अ पर्टिकुलर कैंडिडेट उसको अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए। तो दीज आर द इश्यूज जहां पे रिफॉर्म्स अभी भी जरूरी है, आपने मेंशन कर दिया। और अगेन फिर आपने इसको एंड करना है। यहाँ पर आपने जरूर ये बताना है कि देखो हमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को और एम्पावर करना पड़ेगा, प्लस लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, प्लस पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को और अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। और जब वो सीट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उनको जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका ध्यान में रख के सीट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिस्क्राइब दी बेसिक टेनेट्स ऑफ प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये क्वेश्चन जब आप लिखने बैठोगे तो हर किसी की सब्जेक्टिविटी में बेसिक टेनेट्स डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन यहां पर आपने याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फिलॉसफी है, जो बेसिक टेनेट्स है, वो कहां पर हमें देखने को मिलते हैं? वो हमें देखने को मिलते हैं हमारे प्रेम्बल में। तो यहां पर आप प्रेम्बल में जो भी हमारे स्टेट्स के उन्होंने ऑब्जेक्टिव या फिर नेचर डिफाइन किए हैं उसको आप मेंशन कर सकते हैं। दीज नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स आर आवर बेसिक टेनेट्स। अगर मैं बात करूं नेचर की, तो वी आर सोशलिस्टिक कंट्री, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हम फॉलो कर रहे हैं। वी आर सॉवरन कंट्री, हम एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अपने इंटरनल मैटर को डिस्कस करने के लिए भी और एक्सटर्नल मैटर में डिसीजन लेने के लिए भी। उसके बाद वी आर सेकुलर, हम पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं जहां पर हम हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। वी आर रिपब्लिक कंट्री जहां पर हमारा जो हेड है वो इलेक्टेड हेड है। एंड वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हम पीरियडिक इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इसके साथ साथ हमारा बेसिक टेनेट क्या है कि वी प्रमोट लिबर्टी, वी प्रमोट इक्वालिटी, वी प्रमोट जस्टिस, वी प्रमोट फ्रेटर्निटी। तो यही पॉइंट आप लोगों ने यहां पर मेंशन कर देने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिगार्डिंग इंटरनेशनल पीस एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर का जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि पहली बात तो वो आपसे जान पाए कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी एक जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है आर्टिकल्स की वो चेक करने के मूड में था, प्लस क्या इंप्लीकेशन आप समझते हो इस पर्टिकुलर आर्टिकल की वो भी वो जानना चाहता था। तो आप सबसे पहले आपने बताया कि देखो आर्टिकल 51 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का पार्ट है, वो इंटरनेशनल पीस प्रमोट करता है। यहां पर ये बोला गया है कि भाई अगर हमारा कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी से तो हमें प्रिंसिपल ऑफ नेगोशिएशन फॉलो करना है, ना कि वॉर को फॉलो करना है। प्लस जब भी हम कोई फॉरेन पॉलिसी
डिजाइन करने जा रहे हैं, जब भी हम कोई फॉरेन एक्शन लेने जा रहे हैं, फॉरेन डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो हमें पीस का ध्यान रखना है, प्रोग्रेस का ध्यान रखना है, ठीक है, भाईचारे का ध्यान रखना है, ब्रदरहुड का ध्यान रखना है। ये प्रिंसिपल हमें पक्का फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर आपने पहली बात तो आर्टिकल बता दिया, फिर उस आर्टिकल की क्या क्या इंप्लीकेशन थी कि वो बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करो, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन करो, बाय नेगोशिएशन करो। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इंटरनेशनल जो पीस है उसकी मेंटेन करने की बात करी गई है, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की बात करी गई है, प्लस हमें एक गाइडलाइन दी गई है कि जब भी आप इंटरनेशनल लॉ बनाओ तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। तो ये आपकी एनालिसिस है ऑफ आर्टिकल 51, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो यहां पर देखो आप लोगों से व्हाट इज द प्रोसीजर नहीं पूछा है, आपसे डिस्कस द प्रोसेस पूछा है, प्रोसीजर पूछा है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 60 वर्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप डिस्कस ये कर सकते हो कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो दो तरीके का है। पहला प्रोसीजर तो काफी सिंपल प्रोसीजर है, जहां पर हम जैसे एक बिल बनाते हैं उस तरीके से हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी हमें पार्लियामेंट में चाहिए होती है। जैसे अगर मान लो हमें सेकंड शेड्यूल में कोई चेंज करना है, फिफ्थ शेड्यूल में कोई चेंज करना है, सिक्स शेड्यूल में कोई चेंज करना है, तो इस केस में हम सिंपल मेजोरिटी से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है काफी फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है। दूसरा तरीका क्या है, जब हम आर्टिकल 368 को फॉलो करते हैं तो दैट इज द रिजिड प्रोसीजर, जहां पर हमें काफी डिटेल्ड स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, प्लस मेजोरिटी भी डिफरेंट हो जाती है कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना चाहते हैं, डीपीएसपी को अमेंड करना चाहते हैं, तो हमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, जहां पर हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहते हैं, प्लस 2/3 जो मेंबर प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनकी मेजोरिटी हम चाहते हैं। दूसरा केस क्या है कि अगर मान लो किसी फेडरल प्रोविजन को अमेंड करना चाह रहे हैं तो उस केस में प्रोसीजर और रिजिड हो जाता है, जहां पर हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स की लेजिस्लेचर की भी सिंपल मेजोरिटी से परमिशन लेनी होती है। तो ये आपका बेसिकली क्या होगा, अमेंडमेंट प्रोसीजर। यहाँ पर आपसे व्हाट इज द प्रोसीजर अगर पूछे तो फिर आप पूरा प्रोसीजर मेंशन करते हैं, लेकिन क्योंकि वो डिस्कस आ चुका है तो आपको जो दो टाइप की मेजर अमेंडमेंट है उनमें रिजिड और फ्लेक्सिबल जो नेचर है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। अगेन दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए लगा था क्योंकि उनको व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसेस तो पता था, लेकिन क्रिटिकल वाला पोर्शन जो है उनको नहीं पता था। तो यहाँ पर हम शुरुआत कैसे करेंगे, हम बताएंगे कि इंडियन प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। इनमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के। इनमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस इसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी पार्टिसिपेट करते हैं। जो इलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें यूनिफॉर्मिटी जो है वो इंश्योर करी गई है बिटवीन ऑल दी स्टेट, और एक बैलेंस रखा गया है बिटवीन दी स्टेट्स एंड बिटवीन दी पार्लियामेंट, बिटवीन दी एमपीज। तो ये एक पहला प्रोसीजर हो गया। दूसरी बात कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो किया गया है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट के थ्रू इसमें वोटिंग होती है। अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल डिसीजन लेने की हकदार होगी। तो दिस इज रिगार्डिंग द प्रोसेस। अब इसमें क्रिटिकली वाला अगर मैं बात करूं तो क्रिटिकल बात ये थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर में काफी लोगों ने ये बोला था कि प्रेसिडेंट क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट है तो हमें इसके डायरेक्ट इलेक्शन करवाने चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाने चाहिए। दूसरी बात ये बोली गई कि भाई जब कैंडिडेट नाम ही दो हैं, दो ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मोर देन 2 कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू आया। कुछ लोग ये कहते थे कि क्योंकि ये हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द नेशन है, तो यहाँ पर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को क्यों पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, हमें तो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। उसके अलावा आपने ऊपर प्रोसेस मैनेज कर दिया है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड आंसर जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है, आप लोग देख लेंगे एक बार इसको। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अगेन ये क्वेश्चन काफी बच्चों को टफ इसलिए लगा था क्योंकि काफी कम न्यूज में रहता है और एट द स्पॉट ऑन द स्पॉट हमें आंसर इसका नहीं मिल पाता। देखिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो है आर्टिकल 263 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू 1954 में बनाई गई थी। इसमें यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, जो स्टेट के लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं वो होते हैं, और यूनियन जो मिनिस्टर हैं जो हमारे अर्बन प्लानिंग वगैरह वाले, अर्बन लोकल अथॉरिटी वाले, उनको इनमें हेड बनाया जाता है, वो इसके चेयरमैन होते हैं। इस बॉडी का मेन काम क्या होता है कि जितने भी अर्बन लोकल रिफॉर्म्स हैं उनके रिगार्डिंग एडवाइस देना और ये इंश्योर करना कि जो अर्बन एरियाज की फंक्शनिंग चल रही है, कॉर्पोरेशन वगैरह की, काउंसिल वगैरह की, वो सही ढंग से चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। 1958 तक ये अर्बन और रूरल एरिया दोनों से डील करती थी, लेकिन बाद में 1958 के बाद अब ये सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज के मैटर पे डील करती है। तो ये आपने आंसर लिख देना है। देखिए अगर पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा भी कंटेंट नहीं आता है, तो वहां पर गलत बिल्कुल भी नहीं लिखना है। उस क्वेश्चन का जो टाइम है वो सेव करना है, उसको नहीं अटेम्प्ट करना है, और उसकी जगह जो टाइम बचता है वो किसी और क्वेश्चन पे ज्यादा मार्क्स फेच करने में लगा देना है, ठीक है। तो ये बहुत बच्चे कोशिश करते हैं कि कुछ भी लिखाते हैं कि यार अटेम्प्ट कर दिया कैसे भी,
तो अगर नहीं आता है बिल्कुल भी, क्योंकि ये क्वेश्चन टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो लिखो, अगर नहीं आता तो नहीं लिख पाओगे। तो यहां पर इसका टाइम फिर आप किसी और क्वेश्चन में लगाते ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गिव योर आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आपको बताना है कि भाई क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही पॉइंट है या फिर गलत पॉइंट है। आपको आर्गुमेंट फेवर में भी देने हैं और आर्गुमेंट अगेंस्ट भी देने हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों ने थोड़ा बैलेंस रखना है। और यहाँ पर सबसे पहले आप कंटेक्स्ट दे सकते हो कि देखो हरियाणा में, ठीक है, हमने एक लेजिस्लेशन देखी जहां पर उन्होंने बोला कि भाई अगर आपने लेजिस्लेटिव जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट के पोल्स हैं, अर्बन जो पोल्स हैं, अगर उसमें कंटेस्ट करना है तो आपकी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आपने पंचायत में कंटेस्ट करना है तो 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। अगर आपने जिला परिषद पे आना है तो 10th पास होनी चाहिए। इस तरह का उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम जो है वो प्रिस्क्राइब कर दिया। अब इसमें काफी हल्ला मचा। तो यहाँ पर फेवर में पॉइंट क्या थे कि अगर लिटरेट लोग आएंगे तो शायद वो बेटर पॉलिसी डिसीजन ले पाएंगे, प्लस अगर लिटरेट लोग आएंगे तो वो ज्यादा गवर्नमेंट की स्कीम के जो प्लान है उनको समझ पाएंगे, और उसके साथ साथ जो डिजिटल टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है उसको वो इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। तीसरा प्रोविजन ये माना गया कि अगर हम लिटरेसी को लेकर आते हैं तो लोगों में लिटरेट होने के लिए और जागरूकता आएगी। लोग क्योंकि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लिटरेट नहीं है तो वो खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर पाए इलेक्शन प्रोसेस में। तो एक तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करी गई कि हम एक क्वालिफिकेशन बता देते हैं, अगर लोग चाहेंगे कि इस क्वालिफिकेशन को मीट करें तो वो उसके लिए एफर्ट करेंगे। तो ये एक सोचा गया, तो ये फेवर में पॉइंट थे। लेकिन इसके अगेंस्ट पॉइंट क्या है कि जब आप इक्वालिटी को वैलिड कर रहे हो, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पर कुछ लोगों को हटा रहे हो फ्रॉम द इलेक्शन प्रोसेस, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इक्वालिटी वैलिड नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों को इक्वल मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आया। दूसरी बात ये कि लिटरेसी इज नॉट एन पैरामीटर, नॉट अ पैरामीटर टू डिसाइड कि वो जो आदमी है वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा नहीं ले पाएगा। इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है और नॉलेज जो है वो डिफरेंट होती है, और एजुकेशन डिफरेंट है। एजुकेशन का सब पे फर्क इक्वल पड़े या फिर उसमें इंटेलिजेंस आ जाए, दिस इज नॉट नेचुरल। ठीक है, उसके बाद एक और जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि इंडिया में दलित जो है, ट्राइबल ग्रुप्स जो है, उनमें ऑलरेडी जो लिटरेसी लेवल है काफी लो है। अब उन लोगों को तो काफी टाइम लगेगा अपनी लिटरेसी को रेट को इंप्रूव करने का, तो वो लोग बिल्कुल ही एक्सक्लूड हो जाएंगे फ्रॉम द इलेक्शन प्रोसेस। तो उस केस में उनके जो रिफॉर्म्स ले जा रहे थे या फिर उनकी जो सीट्स रिजर्व करी गई थी वो नहीं भरी जाएंगी, और उनका जो पॉजिटिव हम सिस्टम देख रहे थे पिछले कुछ सालों से डेवलपमेंट का, वो हैम्पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा पर्पस है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, वो डिफीट हो जाएगा। ये आपने अगेंस्ट में बता दिए। पॉजिटिव में क्या बताए थे कि बेटरमेंट ऑफ सोशल इंडिकेटर ले जाएगा, लोग और इंप्रूव डिसीजन लेंगे, प्लस लोगों में प्रमोशन आएगी कि एजुकेशन पे वो फोकस करें। तो इस तरह का उन्होंने पॉजिटिव आ गया था। अब एक और क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एनालाइज द पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया, हैज इट रियली बेनिफिटेड द मार्जिनल स्टेटस। दोस्तों दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस पे ना आपको जो व्यूज है वो आपके बहुत डिप्लोमेटिक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को फॉलो कर रखा है तो वी शुड अप्रिशिएट दैट फैक्ट। और अगेन अप्रिशिएट करना भी चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन का मेजर पॉइंट क्या था कि भाई जो लोग हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड हुए हैं, जिनके लिए हमें प्रॉपर चैनल देखने को नहीं मिले पास्ट में, उनको मौका मिले अपनी कंडीशंस को इंप्रूव करने का। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, हमारे लॉज हैं बहुत सारे जो रिजर्वेशन को जो है प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर पहले पार्ट के लिए, पहले इस वाले पार्ट के लिए आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन। तो आप आर्गुमेंट्स फेवर में बता दोगे। फेवर में क्या आर्गुमेंट्स है रिजर्वेशन के कि इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं, लोगों का सोशल लेवल इंप्रूव हुआ है, इक्वालिटी प्रमोट हुई है, वुमेन का स्टेटस इंप्रूव हुआ है, क्योंकि वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिली है इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। उनका जो हिस्टोरिकल अनजस्टिस था उसको हम अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड आ रहा है, इक्वालिटी प्रमोट हो रही है। तो ये आर्गुमेंट फेवर में है। लेकिन अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट है? एक आर्गुमेंट है कि यार मेरिट हैम्पर होती है, ठीक है, आप इक्वालिटी के चक्कर में मेरिट को डाउन कर रहे हो। दूसरा आर्गुमेंट क्या आता है कि भाई ये अगर हम इस तरीके से लोगों को, बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करते रहे तो ये एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल ज्यादा बन जाएगा, ना कि इंक्लूजन का। एक और इशू क्या आता है कि अगर हम रिजर्वेशन देते रहे तो जो लोग अगेन रिजर्वेशन में भी हमें जो अपर क्लास लोग हैं, जो विद इन अ कैटेगरी भी जो वेल क्लास लोग हैं, वो उसका फायदा ज्यादा उठा रहे हैं, ना कि जिन लोगों को सच में रिजर्वेशन की जरूरत है वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है कि इज इट रियली बेनिफिटेड द मार्जिनल स्टेटा, दिस इज टोटली सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको कोई एग्जैक्टली आंसर प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक हेल्प आपको कर सकता हूँ कि मैं आपको कुछ लिंक्स दे रहा हूँ, आप इन लिंक्स पे पक्का जाइएगा। जो ये आर्टिकल्स हैं जो आपको एक व्यू पॉइंट डेवलप करने में हेल्प करेंगे। अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई कमेंट करना ज्यादा बेटर नहीं होता, तो मैं आपको एक मटेरियल दूंगा जिसके ऊपर आप अच्छे से स्टडी करके अपना एक बैलेंस्ड आंसर बना सकते हैं। ठीक है,
तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अगेन पॉलिटी में स्कोर करना बहुत आसान है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए। लक्ष्मीकांत प्लस करंट अफेयर की जो एनालिसिस है वो आपकी मोर देन इनफ रहेगी फॉर द इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों अगर कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और कोई भी डिस्कशन अगर आपने करनी है तो एक बार बस हमारा नंबर नोट कर लीजिए 8146207241। मैं आपकी कॉल की वेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।